चलिए दोस्तों, तो फाइनली ख़त्म करते हैं अपने एफएक्यूज़ को और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। सवाल है हमारा, व्हाट इज़ टीयर वन एंड टीयर टू अकाउंट, आर दे डिफरेंट। तो हमने टीयर वन टीयर टू को डिटेल में समझ लिया था पीछे वाली वीडियोस के अंदर। अब ये पूछ रहा है क्या ये डिफरेंट है। तो ऑब्वियसली टीयर वन एंड टीयर टू जो होते हैं ये डिफरेंट अकाउंट होते हैं। दो टाइप के अकाउंट हैं जो एनपीएस के अंदर पाए जाते हैं। पहला है टीयर वन अकाउंट विच इज़ मैंडेटरी इन नेचर, और दूसरा है टीयर टू अकाउंट विच इज़ वॉलंटरी इन नेचर। टीयर वन के अंदर जो आप पैसे डालते हैं, जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं, उसका आप विड्रॉल नहीं कर सकते, और कर भी पाएंगे तो पार्शियल विड्रॉल कर पाएंगे, जो भी उसका क्राइटेरिया है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के बाद। जबकि टीयर टू की अगर बात करें तो ये फ्री टू डिपॉजिट एंड विड्रॉ होता है। कितना भी पैसा आप जमा कर सकते हैं, कितना भी पैसा आप इसमें से निकाल सकते हैं। टीयर वन के लिए, टीयर टू के लिए आपके पास एक एक्टिव टीयर वन अकाउंट होना चाहिए और पीआरए नंबर होना चाहिए। दिस इज वेरी नॉर्मल। पीआरए नंबर होगा तभी एक्टिव टीयर वन अकाउंट होगा। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि टीयर टू में जाने के लिए आपके पास टीयर वन का अकाउंट होना मैंडेटरी होता है। ये बात हमने पीछे की हुई है। फिर कुछ एक बेनिफिट्स वगैरह की टैक्स भी की भी हमने बात की थी कि टीयर वन में वो बेनिफिट्स मिलते हैं, टीयर टू में वो बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो दीज आर ऑल आर दी थिंग्स जो कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। हमने एक बार इसको रिकैप कर लिया। अगला सवाल, हाउ मच कैन अ सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हिज टीयर वन अकाउंट। कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है भैया सब्सक्राइबर? जितना मर्जी कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन अगर बात करें मैंडेटरी बेसिस की तो भैया 10% ऑफ हिज बेसिक सैलरी प्लस डीए। अगर कोई एम्प्लॉयमेंट में है तो, और अगर कोई बिना एम्प्लॉयमेंट का बंदा होगा तो उस केस में 6000 रुपीज़ पर मंथ पर ईयर आपने देखा था, विच मीन्स 500 रुपीज़ पर मंथ, वो उसको मैंडेटरी बेसिस में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बात करें वॉलंटरी, तो वॉलंटरी में आपकी श्रद्धा अनुसार है, जितनी उसकी श्रद्धा हो उतनी ज़्यादा वो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कर सकता है। मोड्स बहुत सारे हैं, आप ऑनलाइन कंट्रीब्यूट कर सकते हो, नोडल ऑफिस के थ्रू कर सकते हो, और पीओपीज के थ्रू भी कर सकते हो, जैसी भी आपको सुविधा लगे वहाँ पे। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखें। अगला सवाल क्या है आपके सामने, हाउ कैन वन ओपन अ टीयर टू अकाउंट, व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड चॉइसेस ऑफ पीएफएमएस अवेलेबल अंडर टीयर टू अकाउंट। टीयर टू अकाउंट की बात कर रहा है। तो सबसे पहले कि टीयर टू अकाउंट कैसे खोला जा सकता है, तो भैया टीयर टू अकाउंट खोलने के लिए जैसा आपने ऊपर देखा, टीयर वन अकाउंट मतलब पीआरए नंबर ऑलरेडी होना जरूरी है। उसके बाद टीयर टू अकाउंट खोलने के लिए जिसके पास भी टीयर वन अकाउंट होगा वो कैसे इसको खोल सकता है, तो भैया ऑनलाइन खोल सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि ENPS है आपका, ऑनलाइन चैनल के थ्रू आप जाकर इसको ओपन कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन नहीं खोलना चाहते तो आप अप्रोच कर सकते हो किसको, जो भी आपके एसोसिएटेड DDO या PAO है आपके ऑफिस के अंदर। वो भी नहीं हो तो आप जो भी आपके नियरेस्ट आपके एरिया में POPs हो उनके थ्रू आप अपने इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बात आई PFMS की, जो पेंशन फंड मैनेजर्स होते हैं उसकी बात करें तो ऑब्वियसली बात है सब्सक्राइबर के पास फ्रीडम होता है, वो चाहे तो जिस तरीके का पेंशन फंड चूज कर सकता है, पेंशन फंड मैनेजर को चूज कर सकता है, और इन्वेस्टमेंट का पैटर्न भी चूज कर सकता है। जैसे कि आपने देखा था दो पैटर्न होते हैं इन्वेस्टमेंट के, एक होता है एक्टिव चॉइस, एक होता है ऑटो चॉइस। तो इन दोनों में से वो जिसको चाहे उसको यहाँ पे चूज करके चल सकता है। ठीक है सर। अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो उसके लिए भैया आपको पीएफआरडी की वेबसाइट पे जाना है। तो ऑब्वियसली बात है कि जितनी भी तमाम बातें होंगी विद रिस्पेक्ट टू एनपीएस एंड एपीवाई वो आपको पीएफआरडी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। बट इन शॉर्ट आपके लिए इतनी बातें काफ़ी थी। आगे, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट पैटर्न फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए क्या इन्वेस्टमेंट पैटर्न है, तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट पैटर्न आपको यहाँ पे बताए गए हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है, जिसको कि 50% तक आप उसका एक्सपोजर ले सकते हो। इसके बाद जो आपके डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको आप 45% तक उसमें जा सकते हो, अपनी लिमिट्स को तय कर सकते हो। शॉर्ट टर्म डेट्स इंस्ट्रूमेंट एंड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो वो अप टू 5% है। उसके बाद इक्विटी एंड अनरिलेटेबल इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो वो 15% है। एसेट बैक ट्रस्ट स्ट्रक्चर्ड एंड मिसलेनियस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 5% है। इन शॉर्ट आप ये समझो कि आपको एक लिमिट बता दी गई है कि आप इस सेगमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितने लिमिट तक आप उसको ऑप्ट कर सकते हो, उसका एक हायर परसेंटेज साइड यहाँ पे बता के आपको दिया गया है। उसके बाद बात करें पेंशन फंड मैनेजर्स की, तो आपको पता है कि 7 पेंशन फंड मैनेजर्स होते हैं। यहाँ पे गलती से 3 लिखा हुआ है, इसको आपको ध्यान नहीं देना। कौन कौन से होते हैं वो हमने पीछे डिस्कस किए हुए थे। यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे आपको 3 बता दिया गया है, SBI पेंशन फंड, UTI और LIC। इसके अलावा और भी 4 होते हैं, ऑलरेडी आपको डिस्कस किया हुआ, पीछे की वीडियो में आप इसको चेक कर सकते हैं। अगला सवाल आता है, इज देयर एनी टाइमलाइंस ऑन अपलोड ऑफ SCF एंड रेमिटेंस ऑफ फंड। क्या कोई टाइमलाइन है भैया पैसे जमा करने के लिए? मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका एम्प्लॉयर है उसने आपके पैसे काट लिया, वो अपना पैसा उसमें जोड़ के
कब तक जमा करेगा, उसको जो रेमिटेंस है उसकी टाइमलाइंस क्या है, और SCF का बेसिकली मतलब क्या होता है, सब्सक्राइबर्स कंट्रीब्यूशन फाइल, सब्सक्राइबर्स कंट्रीब्यूशन फाइल। तो किस सब्सक्राइबर का कितना कंट्रीब्यूट किया गया, कितना पैसा काटा गया, कितना डिपॉजिट किया जा रहा है, उसकी जानकारी आपको देनी होगी सरकार को। वो आप कैसे दोगे, एनपीएस का कितना कंट्रीब्यूशन, उसको कब रेमिटेड करोगे, कब आप उस तक पहुंचाओगे। तो क्या कहा जा रहा है कि जो भी ऑफिसर्स होते हैं, उसके जो भी प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर है या फिर ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट ऑफिसर्स होते हैं, डीडीओ होते हैं बेसिकली, ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि आपने सुना होगा, अगर आपको थोड़ी सी रिटर्न्स फाइलिंग वगैरह की जानकारी हो, तो हमें दो टाइप से रिटर्न फाइल करनी होती है। एक होता है रिटर्न फाइलिंग का तरीका जहाँ पे आप जानकारी देते हो, मतलब इन्फॉर्मेशन देते हो कि किसका कितना पैसा काटा, उसका क्या डिटेल्स हैं, और दूसरे में आप एक्चुअल में पैसा जो होता है वो डिपॉजिट करते हो गवर्नमेंट के पास। सेम पैटर्न यहाँ पे भी है कि जो भी आपके पीएओ या डीडीओ होंगे, ये एक इन्फॉर्मेशन फाइल करेंगे कब, हर महीने की 25 तारीख तक, लेटेस्ट बाय 25th ऑफ ईच मंथ इनको ये इन्फॉर्मेशन फाइल करनी होगी कि भैया किन किन लोगों का, कौन कौन से सब्सक्राइबर है जिसका आपने कितना कितना पैसा कंट्रीब्यूट उनके से डिडक्ट करके कर रहे हो, और खुद एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। और अगर बात करें हम पैसों की, तो पैसों की इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी कब, पैसों की इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी लास्ट वर्किंग डे सैलरी डे ऑफ ईच मंथ फॉर दैट मंथ। मतलब जो भी महीने का कंट्रीब्यूशन है, उस महीने की जो भी लास्ट वर्किंग डे होगा, मंथ का लास्ट डेट होगा, उस दिन आपको जो पैसे हैं वो डिपॉजिट करने पड़ेंगे। तो बेसिकली दो जानकारी यहाँ पे दी जा रही है, एक कि क्या टाइमलाइन है इन्फॉर्मेशन शेयर करने की, सब्सक्राइबर्स के कंट्रीब्यूटरी फाइल शेयर करने की क्या है, तो उनके लिए कहा गया कि भैया ट्रांजैक्शन आईडी के साथ उसको 25th ऑफ ईच मंथ आपको शेयर कर देना है। बात करें रेमिटेंस की, तो वो लास्ट वर्किंग डे जो होगा आपके उस महीने का, उस तक आपको वो जमा कर देना है। किसको जमा कर देना है, जो भी ट्रस्टी बैंक होगा उसके पास जमा कर देना है। किसके द्वारा, प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर के द्वारा। ठीक है सर, ये टाइमलाइन भी आपको पता होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाउ कैन आई गेट स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन SOT एंड चेक माय एनपीएस अकाउंट बैलेंस। भैया किसी को अपनी ट्रांजैक्शंस देखनी है, कितना कितना कंट्रीब्यूट हुआ, क्या बैलेंस पड़ा हुआ है, तो वो कैसे देख सकता है। तो इसके लिए कहा जा रहा है, बहुत ही सिंपल है, आप एक मोबाइल ऐप रखें एनपीएस का और उसमें जाके चेक कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन भी आप पोर्टल पे जाके लॉगिन कर सकते हैं आईपिन के थ्रू, और वहां पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। अब अगर आप खुद से ये चीज जनरेट नहीं कर पा रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपके डीडीओज को, जो भी आपके डीडीओज हैं, जो भी ऑफिस के अंदर आपकी फाइल्स वगैरह को अपलोड करते हैं, मतलब जो भी इन चीज़ों को देख रेख करते हैं, हर महीने आपका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन, उसके डाटाबेस को शेयर करते हैं जो आपके सीआरए के साथ, उनके पास भी ये फैसिलिटी होती है कि वो आपको स्टेटमेंट निकाल के दे दें, या फिर आपके बैलेंसेस को वो बता पाएं तो वो बता सकते हैं। अदरवाइज आप सेल्फ बेसिस पे जाके एनपीएस मोबाइल ऐप या फिर ऑनलाइन लॉगिन करके भी अपने स्टेटमेंट्स वगैरह को, बैलेंसेस वगैरह को चेक कर सकते हो। अगला सवाल, आर देयर एनी टैक्स बेनिफिट ऑन एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। भैया कोई टैक्स बेनिफिट है क्या, इसकी बात में हम पीछे ऑलरेडी कर चुके हैं। टैक्स बेनिफिट की अगर बात करें तो 80CCD1 जो है वो आपको टैक्स बेनिफिट देता है अप टू 1,50,000, जो कि ऑल्दो आपकी 80CCE की जो कंसोलिडेटेड लिमिट है, जिसके अंदर 80C भी कवर होता है, उसकी लिमिट ही रहेगी। मतलब 1,50,000 जो है वो कंसोलिडेटेड लिमिट है, उसी में इंसर्ट कर दिया गया है कि अगर ये लिमिट आपकी खाली हो, मतलब कि अगर 80C के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट सफिशिएंट ना हो, तो जो इसके अंदर भी कंट्रीब्यूट किया गया है विच इज 10% ऑफ बेसिक प्लस टीए, वो भी आप एज अ डिडक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हो। दिस इज व्हाट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। अब बात करें अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे कि आपका 10% है, तो उसको तो बता दिया गया कि आप उसको डिडक्शन में ले सकते हो। आपको पता है 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, तो 10% एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो जो ये एम्प्लॉयर 10% कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसका क्या होगा, ये क्या नहीं कि जितना भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो सारा का सारा टैक्स फ्री है, मतलब उसको आपकी इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। जब इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा तो डिडक्शन की बात भी नहीं आती है। तो दिस इज टोटली टैक्स फ्री जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद बात करें कि और एनपीएस को मोटिवेट करने के लिए क्या किया गया, एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया 80CCD1B, जिसके तहत कहा जाता है कि भैया आपको 50,000 रुपये की एडिशनल डिडक्शन भी दिया जाएगा अगर आप इन्वेस्ट करते हो एनपीएस के अंदर। तो अगर आप एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपको 50,000 रुपये का एडिशनल इनकम टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा, आपको डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। उसके बाद बात करें कि भैया जो आपका 1 अप्रैल 2016 से क्या हुआ, 40% ऑफ द टोटल एक्यूमुलेटेड कॉर्पस अंडर द एनपीएस हैज बीन मेड टैक्स फ्री। 40% पैसा जो आप निकाल रहे हो उसको यहाँ पे टैक्स फ्री कर दिया गया। जो 40% एक्यूमुलेटेड कॉर्पस होगा उसको आपको टैक्स फ्री कर दिया गया है। फर्दर
2017-18 ऑनवर्ड्स पार्शियल विड्रॉल्स विल बी ट्रीटेड एज टैक्स फ्री, मतलब अगर कोई और पार्शियल विड्रॉल्स भी किया जा रहा है, जो आपने देखा था कि आप 10 साल की अवधि पूरा करने के बाद 25% का पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो टैक्स फ्री। तो ये सारी चीजें जो आपको इनकम टैक्स की बेनिफिट मिलती है अगर आप एनपीएस से जुड़ते हैं तो। नाउ आगे, हाउ डज अ सब्सक्राइबर रजिस्टर हिज ग्रीवेंसेज एंड कंप्लेंट्स, अगर किसी सब्सक्राइबर को कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो क्या करे, किससे मिले, कैसे अपनी दुविधा को दूर करेगा, तो उसके बारे में बताया जा रहा है क्या कि जो सब्सक्राइबर है वो ऑब्वियस सी बात है जो आपके लिमिटेड माध्यम है वही सारे माध्यम है। नंबर वन इज की जो भी आपका डीडीओ है उससे आप कह सकते हो उसको अपनी जो भी ग्रीवेंसेस है वो शेयर कर सकते हो, वो उसको आगे पहुंचा देगा आपकी ग्रीवेंसेस को किसके पास, सीआरए के पास, सीआरए के पास पहुंचा देगा और उसको वो रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि आप कॉल सेंटर के थ्रू भी अपनी ग्रीवेंसेस को सबमिट कर सकते हो, आप वेबसाइट पे जाके भी ग्रीवेंसेस को सबमिट कर सकते हो, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आप मोबाइल ऐप से भी सबमिट कर सकते हो। मतलब दीज आर द इजीएस्ट वे, डीडीओ को जाके बोलना, डीडीए आपकी ग्रीवेंसेस को आगे पहुंचाएगा सीआरए तक, दिस इज द लेंथीएस्ट प्रोसेस। आज के टाइम पे जो बेस्ट प्रोसेस है दैट इज द ऑनलाइन मैकेनिज्म, और उस ऑनलाइन मैकेनिज्म के अंदर आपको दो फैसिलिटी दी गई है कि आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाइए, लॉगिन कीजिए, ग्रीवेंसेस डाल सकते हैं, मोबाइल ऐप ओपन कीजिए, उसमें लॉगिन कीजिए, ग्रीवेंसेस डाल सकते हैं, और अगर आप ऐप से कंफर्टेबल नहीं है तो आप कॉल कर सकते हैं कॉल सेंटर पे और अपनी ग्रीवेंसेस जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। तो दीज आर दी फ्यू वेज जिसके थ्रू सब्सक्राइबर जो है वो अपनी कंप्लेन या ग्रीवेंसेस को लॉन्च कर सकता है। अगला सवाल आता है व्हाट टू डू इफ द ग्रीवेंसेस हैज नॉट बीन रिजॉल्व्ड बाय द कंसर्न्ड एंटिटी। ओ तेरी, ये तो हद हो गई, ग्रीवेंसेस डाला और जो कंसर्न्ड एंटिटी है वो उसको रिजॉल्व ही नहीं कर रही है। तो भैया जनरली यहाँ पे जो रूल्स बनाया गया है एक्ट के अंदर वो ये कहा गया है कि 30 दिन के अंदर जो भी ग्रीवेंसेस आएंगे वो आपको रिजॉल्व करने ही करने हैं और कम्युनिकेट करना है कंप्लेनेंट के साथ, उसको भेजना है कि भैया ये आपकी ग्रीवेंसेस थी और उसको हमने इस तरीके से दूर कर दिया है, जो भी आपकी रिजॉल्व, जो भी आपके सोल्यूशन है वो आपको कम्युनिकेट करना है कंप्लेनेंट के साथ। अगर किसी भी हालत में ऐसा हो जाता है कि जो भैया निर्धारित 30 दिन का समय है उसके अंदर आपकी जो ग्रीवेंसेस है वो रिजॉल्व नहीं हो पा रही, तो आप अपने इस मुद्दे को एक्सक्लेट कर सकते हो किसके पास, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के पास। नेशनल पेंशन ट्रस्ट सिस्टम ट्रस्ट जो है इस ट्रस्ट तक अपनी बात को ले आ सकते हो कि ये हमारी दुविधाएं थी, इसके 30 दिन एक्सपायर हो गए हैं और जो भी कंसर्न एंटिटी है वो उसकी सुनवाई करने को राजी नहीं है। अब अगर ऐसा हो जाए कि ये एनपीएस ट्रस्ट भी आपकी बात नहीं सुन रही है, आपको कोई रेजोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सेकंड लेवल एक्सक्लेमेशन मैट्रिक्स पे जा सकते हैं जो कि हाईएस्ट लेवल होता है, और अपनी बातें जो है वो आप किस तक पहुंचा सकते हैं, ओम्बड्समैन तक आप इसको पहुंचा सकते हैं, विच इज द हायर अथॉरिटी इन इंडिया, जो भी पब्लिक ग्रीवेंसेस होते हैं, जो भी किसी के खिलाफ शिकायतें वगैरह होती हैं, जो भी कंप्लेंट्स वगैरह होती हैं वो सुनते हैं और उसके ऊपर नेसेसरी एक्शंस लेते हैं, उस तक आप अपनी ग्रीवेंसेस जो है वो लॉन्च कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। अगर समय सीमा समाप्त हो जाती है और कोई भी आपकी जो परेशानी है उसको दूर नहीं करता है तो बहुत ही उम्दा मैकेनिज्म है आपकी सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए। नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ आई कैन गेट मोर डिटेल्स ऑन एग्जिट विड्रॉल, पार्शियल विड्रॉल। अगर इन सब के बारे में आपको और डिटेल चाहिए तो आप कहाँ से ले सकते हो, तो जैसा कि आपको बताया मैंने कि कोई भी आपको डीप में जानकारी चाहिए आप पीएफआरडी की वेबसाइट पे जाएं और उसके अंदर आप इसको फॉलो करते हुए एफएक्यूज के अंदर सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेदर एनी मोबाइल एप्लीकेशन फॉर एनपीएस इज अवेलेबल, क्या एनपीएस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था गूगल प्ले स्टोर पे इसका एप्लीकेशन अवेलेबल है, ऑल्दो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, बट साथ ही में एप्पल स्टोर पे भी एप्लीकेशन जो है वो आपका अवेलेबल है, मतलब कि ऑनलाइन मोड पे जहाँ पे भी एप्लीकेशन अवेलेबल होना चाहिए उन सभी जगहों पे एप्लीकेशन जो है वो अवेलेबल है एनपीएस का, जिसके थ्रू आप तमाम चीज़ें कर सकते हैं, इवन आप अपनी मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। फ्यू ऑफ देम आर लिस्टेड हेयर, जिसको हम एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट से कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। आप अपने अकाउंट डिटेल्स को व्यू कर सकते हो, रिक्वेस्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर वाइज ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, अगर आपको अपने ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट चाहिए ईयर वाइज, हर एक साल का अलग अलग स्टेटमेंट चाहिए, वो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग आप देख सकते हैं कि आपका कहाँ कहाँ कितना कितना होल्डिंग है, कितना इक्विटी, कितना डेट, किस तरीके से आपका होल्डिंग्स चल रही हैं, उसकी स्टेटमेंट आप जनरेट कर सकते हैं। लास्ट 5 कॉन्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, एड्रेस या कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर कोई चेंज करना है वो कर सकते हैं, पासवर्ड या सिक्योरिटी क्वेश्चन चेंज करना है वो कर सकते हैं, स्कीम की प्रेफरेंस को अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, आधार अगर आपको यहाँ पे अपडेट करना है वो भी कर सकते हैं, अपने पासवर्ड को रीसेट करना है यूटीपी के थ्रू वो भी किया जा सकता है। टीयर 2 से आपको अगर आपको कोई विड्रॉ करना है, जो भी आपका कंट्रीब्यूशन अगर आपको वहाँ से विड्रॉ करना है तो वो भी आप एप्लीकेशन के थ्रू कर पाएंगे। ऑप्शन टू रेज ग्रीवेंसेज एंड व्यू स्टेटस ऑफ ग्रीवेंसेज, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल थ्रू द मोबाइल एप्लीकेशन।
नाउ पेंशन एंड रिटर्न कैलकुलेटर, क्या पेंशन आएगा आपका, कितना रिटर्न आपका इसके अंदर बन रहा है, अगर इसको भी कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी आप इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। और आपका जो सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन है उसको भी आप लिंक कर सकते हैं थ्रू ENPS। तो दीज आर दी ऑल मेजर फैसिलिटीज विच कैन बी डन थ्रू द मोबाइल एप्लीकेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ रह जाता है तो वो आप थ्रू कर पाएंगे ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू, और अगर वो भी कुछ रह जाता है तो फिर आपका जो DDO होगा वो आपको हेल्प करके आपकी रेजोल्यूशन दे देगा। जो भी नियरेस्ट आपकी POPs होंगे वो आपको रेजोल्यूशन जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी कर देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट NPS। आई होप आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक काफ़ी सारी जानकारी मिल गई है NPS की। इसके बाहर सवाल जनरली आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बट इतनी सारी बातें आपके दिमाग में कैप्चर्ड होनी चाहिए कि इनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाए तो आप उसका आंसर सही से सेलेक्ट कर पाओ। चलिए जी, ऑल दी वेरी बेस्ट। अगले पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे अपने APY की सीरीज़ को। NPS हमारा यहाँ पे समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन ऑल दी वेरी बेस्ट।